हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर के बारे में। चैप्टर 7, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्रिएटर्स, और उसके अंदर की यूनिट 1 पर बात करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। ठीक है, चलिए। इस चैप्टर में बेसिकली इसकी इस चैप्टर की यूनिट 2 मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चैप्टर की यूनिट 2 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैं कुछ सेवरल पार्ट्स में बनाऊँगा। उसका पहला पार्ट आज ये रिकॉर्ड होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी, इनका हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, इसके फाइनल अकाउंट्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये रहे इसके फाइनल अकाउंट्स। इसमें क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है सर, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें बैलेंस शीट है। ठीक है, चलिए, इस पर तो चर्चा होगी ही होगी। और उसके बाद उसके बाद आपकी और चर्चा भी होगी इसमें। यहाँ पर बताया गया है, 1 सेकेंड या जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपका किसी भी इंटरप्राइज का बनता है। तो उसी तरीके से नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का किस तरीके से बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, इस पर बात होगी। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन यहाँ पर उन्होंने बताया कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती हैं। सीधी सी बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वो किस तरीके से बिजनेस करेगी सर, वो परचेज करेगी और वो सेल करेगी। ठीक है सर, वो डायरेक्टली परचेज करेगी और सेल करेगी। उनके में आपका ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो लोग कुछ किसी प्रोसेस पर डिपेंड हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड हो, क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है सर, वो ट्रेडिंग पर बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए पहले यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा है कि सर वो ट्रेडिंग एंटिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ बोला गया है कि वो ट्रेडिंग एंटिटी है। ठीक है, जो कि इंगेज द परचेज और सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स। वो गुड्स की फॉर्म को बिना चेंज करे हुए आपके गुड्स को बेच रहे हैं। ठीक है, वो उसको सेल कर रहे हैं। यहाँ ये कह सकते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी गुड्स को प्रोसेस नहीं करती। जो उन्होंने परचेज करे हैं, वो जैसी ओरिजिनल फॉर्म में उन्होंने परचेज करे, उसी फॉर्म में उसको वो लोग सोल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है, नॉर्मल बिजनेस इंटरप्राइजेस की तरह वो लोग भी क्या करने वाले हैं उनकी भी कुछ ना कुछ एसेट्स होंगी, उनकी भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, उनके भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है सर, चलिए। फाइनल आउटकम को एजरटेन करने के लिए, सीधी सी बात है, हम लोग सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, कुछ लोग बच्चों को यही नहीं पता होता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों। हम लोग फाइनल अकाउंट सर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को नीड होती है जानने की। सीधी सी बात है, हम लोग को नीड होती है, जानने की कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग का क्या रिजल्ट रहा। एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग का क्या रिजल्ट रहा, हम लोग ने कितना कमाया, यानी कि कितना प्रॉफिट किया, या हम लोग ने कितना घाटा खाया, कितना लॉस हुआ, या कितना हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना फिक्स एसेट है, हमारे पास कितना करेंट एसेट है, हमारे पास कितना कैश रहा, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट रही, हमने अगर कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है तो हमने कितना प्रीपेड पे करा है, हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग को देनी है, हम लोग की करेंट लाइबिलिटी क्या है, हम लोग के क्रेडिटर कितने हैं, वहाँ डेबिट साइड में हम लोग के डेटर्स कितने हैं, हम लोग की कैपिटल कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता करनी होती है, हम लोग को अपने बिजनेस का एक आइडिया लेना होता है। तो इसीलिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। चलिए, ठीक है सर। फिर उसके बाद ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने बात करी। इनकम स्टेटमेंट में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। सीधी सी बात है सर, इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट जैसे कि आपका ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड है, इनकम स्टेटमेंट आपका ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताऊँगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड होता है। आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रेडर है, उसको आपका क्या करता है, बॉटल्स, उसका बॉटल सेल करने का बिजनेस है, लेट्स सपोज। ठीक है उसका बॉटल सेल करने का बिजनेस है, तो वो बॉटल्स आपका डायरेक्टली सेल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मतलब छोटी सी दुकान लगा करके, कोई ज़मीन पर चटाई बिछा करके भी बॉटल्स अपनी सोल्ड कर सकता है, वहाँ बॉटल्स लगा करके, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, रेंट भी नहीं लगेगा, आपका आपका जगह का, स्पेस का रेंट भी नहीं लगेगा। तो और ऊपर से कोई इम्प्लॉय भी नहीं है उसके पास, वो अकेला बंदा बैठ करके आपका बिजनेस कर सकता है। लेकिन क्या सारे ही एंटरप्राइजेस, सारी एंटिटीज़ क्या इस तरीके से बिजनेस करते हैं? क्या बिग बिजनेस हाउसेज क्या इस तरीके से बिजनेस करते हैं? नहीं, आंसर इज नो, इस तरीके से बिजनेस नहीं करते। तो सर किस तरीके से बिजनेस करते हैं?
वो लोग सर एक अपना उनका एक पूरा एक स्पेस होता है, उनका एक जगह होता है, या उनकी फैक्ट्री होती है, या उनका एक ऑफिस होता है, इस तरीके से सर बिजनेस करते हैं वो लोग। तो अगर वो लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं, सीधी सी बात है, अगर वो लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं तो उन लोग के और भी खर्चे होंगे। कैसे 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 खर्चे होंगे, कैसे कैसे एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड जनरेट होंगे सर। सबसे पहले तो स्पेस का रेंट आएगा, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेंट आएगा, फिर आपने जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग, फिर उससे रिलेटेड अकाउंटिंग जो भी है, जो भी आपकी अकाउंटिंग होगी, तो उससे रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग के लिए आपका क्या होगा, आपका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या आपके आपने जो स्टाफ रखा होगा, स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, और अगर आपने फैक्ट्री भी अगर लगाई है अपनी, तो उससे रिलेटेड खर्चे, वेजेस हो गया, सुपरविज़न हो गया, तो बहुत सारे खर्चे होंगे। तो देखिए सर, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आपने वो जो गुड्स था, जैसे वो जो रेडी वाला था जिसने ज़मीन पर लगाया हुआ था, उसने वो बॉटल्स जो खरीद के आता था वो 40 में खरीद के आता था, 50 में बेच देता था। तो सीधी सी बात है, वो 40 में जो खरीद के आया, 50 में बेच दिया, वो रेडी वाला है। रेडी वाला कहने का मतलब है जो ज़मीन पे बैठ के लगा रहा है, वो 40 पे खरीद के आया, 50 पे जो बेच रहा है, 10 रुपये का जो प्रॉफिट है आपका, जो आपका प्रॉफिट है 10 रुपये का, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो बाकी के खर्चे हैं बिजनेस के बाद के, मतलब इसको बेचने के बाद के, इसको बेचने के जो खर्चे हैं वो तो वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। मतलब माल खरीदो और माल बेचो, माल खरीदो माल बेचो, मतलब इस ये माल आपको टोटल कितना कमा के दे सकता है, ये माल आपको टोटल कितना कमा के दे सकता है, वो 10 रुपये कमा के दे सकता है सर। वो आपको 10 रुपये कमा के दे, और ये जो 10 रुपये की कमाई है, वो और खर्चों के चलते कुछ कम हो जाएगी। आंसर इज यस, बिल्कुल कम हो जाएगी। और वो जो कम कमाई होगी, जो और खर्चे होंगे, जो आपके और खर्चे बनेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। आप समझे? तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मतलब क्या था, इन टोटालिटी, इन ग्रॉस, इन आई मीन टू से इट मीन्स इट इन एग्रीगेट, आप कितना कमा के दे सकते हो, तो वो आता है ग्रॉस वर्ड। ठीक है, कि बाकी मेरे को बिजनेस के और खर्चों से कोई मतलब नहीं है, ये माल मैंने 40 में खरीदा, मैं इसको 50 में बेचूंगा, तो 10 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट ये ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद जो आपके खर्चे हैं, उसके बाद के जो आपके खर्चे हैं, अगर वो आपके तो आपके कहाँ आने वाले हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले हैं। ओके सर, चलिए ठीक है। तो बाकी मैंने आपको ये आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड बताया ही है। पोजीशन स्टेटमेंट वो पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज समरी है लेजर अकाउंट का, लेजर अकाउंट हेड का, जो कि प्रेजेंट करा गया है इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। बता चुका हूँ कि वो किसी भी एंटरप्राइज की एक पोजीशन बताता है, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर। बैलेंस शीट के बारे में आप लोग को पता होगा, वो किसी भी पर्टिकुलर डेट पर वो हम लोग को क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लॉस जो होता है एंटरप्राइज का, वो कैसे ऑब्टेन होता है, वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स व्हाट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके। ठीक है, चलिए। फिर एक तरीके का और स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, में बता चुका हूँ। उसको हम लोग को देखना होता है, वो हम लोग की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है एट दी एंड ऑफ द ईयर, एट दी एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट पर बताता है। ये याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर नहीं बताता। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। बट बैलेंस शीट इज ऑन अ डेट। ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो ईयर लिखा जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्या इनके बीच कंपैरिजन होता है। पहला कंपैरिजन क्या है, प्रॉफिट लॉस इज डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सीधी सी बात है, ये एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है। ठीक है, ये और आपको क्या बताता है, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट आपको ये क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है या लॉस डिस्क्लोज करता है। ठीक है, और पोजीशन स्टेटमेंट आपको क्या डिस्क्लोज करता है, आपकी कितनी एसेट्स हैं और आपकी कितनी लाइबिलिटीज है, बस उसको डिस्क्लोज करके रख देता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट जो होता है आपका सब डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक होता है ट्रेडिंग में और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक होता है ट्रेडिंग में, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। फिर उसके बाद पोजीशन स्टेटमेंट की बात करें, बैलेंस शीट के अलावा हम लोग को अगर फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना है, जैसे कुछ एडिशनल स्टेटमेंट होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। जैसे वहाँ पर तो इनकम स्टेटमेंट में दो ही होते हैं, ट्रेडिंग बना लो, पीएल बना लो। ठीक है, लेकिन पोजीशन स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपको कई तरीके की पोजीशन बता सकते हैं। जैसे आपने एक प्रॉपरली बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट तो आपने बना ही दिया, और आपको और फाइनेंशियल पोजीशन की डीप डाउन जाना है तो आप देख सकते हो जैसे कैश पोजीशन। जैसे मान लो आपको बैलेंस शीट में कैश का आइटम दिखा रहा है कि आपका कैश इन हैंड इतना और बैंक बैलेंस इतना है, बट इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल देन यू हैव टू प्रिपेयर द वन मोर स्टेटमेंट दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, वैसी तरीके से एक
वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और भी आपके इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। दीज एडिशनल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एडिशनल स्टेटमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज की, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या, इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस इनकर्ड इन दैट ईयर। इनकम स्टेटमेंट आपका डिस्क्लोज क्या करता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बिजनेस का सारे ही आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, सारे खर्चे आपके एडजस्ट कर लेगा जितनी भी आपने इनकम अर्न करी होगी। ओके सर। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको डिस्क्लोज करता है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है सर। चलिए, तो बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है, आप लोग देख लेंगे, 3-4 डिफरेंसेस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम लोग इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग को देखने होंगे अकाउंटिंग पीरियड डेटा से रिलेटेड, देखते हैं। अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट, ठीक है सर, हम लोग ये कर लेंगे। हम लोग डिस्टिंक्शन हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या कैपिटल रिसीट्स हैं, क्या कैपिटल पेमेंट्स है, क्या रेवेन्यू रिसीट्स है, क्या रेवेन्यू पेमेंट है। बट सवाल ये है, ऐसा करना क्यों है, डिस्टिंक्शन जानना क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स आपके कहाँ जाने वाले हैं, आपके बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। आपके कैपिटल रिसीट्स हैं तो आपके कहाँ जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में जाने वाले। लेट्स सपोज जैसे डोनेशन आपको मिली है, ठीक है, आपको जो डोनेशन मिली है आप उसको कहाँ ले जाओगे, जैसे बिग डोनेशन मिली है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस मिली है, आप उसको लेके कहाँ जाने वाले हो, आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाने वाले हो तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे। और आपका अगर वही रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू रिसीट है, आपका कुछ रेवेन्यू रिसीट का कहने का मतलब है आपका सेल प्रोसीड्स जैसे आपको रिकवर हुआ, तो आपको उसको पीएल में दिखाना होगा, ठीक है सर, आपको उसको पीएल में दिखाना होगा। तो इसीलिए हम लोग को डिस्टिंक्शन जानना जरूरी है इनका, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स आप पहचान पाएं। तो उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोस टू ऑफ अनदर पीरियड, ठीक है। इन्होंने बोला इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं उस पीरियड से रिलेटेड, पीरियड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग को सेपरेट आउट करना होता है, सही बात है। डिफरेंट आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी एक्यूमुलेटेड एंड सिग्निफिकेंस है। डिफरेंट आइटम जो होते हैं किसी भी इनकम के या किसी भी एक्सपेंडिचर के, accumulated and a significant head so as to disclose the sources from which capital has been procured, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिफरेंट आइटम्स है, एक इनकम के डिफरेंट आइटम्स है, तो क्या हम लोग उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक हेड में? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग हेड में आपको एक्यूमुलेट करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज, हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कैश इन हैंड है, लेट्स सपोज कोई एक बिजनेस इंटरप्राइज है, के इंटरप्राइज, लेट्स सपोज ऐसे मान लीजिए कैश इन हैंड है 10,000 और इन्वेस्टमेंट्स हैं और कैश इन हैंड, और उस के इंटरप्राइजेस का बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर बैलेंस है कितना, 15,000। और बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पर है 20,000। और कैनरा बैंक में अकाउंट है, वहाँ बैलेंस है 20,000, ठीक है। तो इन चारों को हम क्लब करके क्या कैश एंड बैंक बैलेंसेस डाल सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल डाल सकते हो ठीक है। मैंने तो अपने इवन ऑफिस में करा भी यही हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरीके की कई बैलेंस शीटें बनाई है, मैंने वहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, हैविंग रिगार्ड टू दिस बेसिक प्रिंसिपल the various matters to which attention should be paid for determining the different aspects of transaction, a record of which should be kept। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रिगार्ड टू दिस बेसिक प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मैटर्स है जिन पे हम लोग को अटेंशन पे करनी चाहिए। वो क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरी बात है। पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम के बीच आपको डिस्टिंक्शन बिठाना होगा। सिंस द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर intended to show the profitability of the business and not that of its proprietors, it is essential that all the personal income and expenditure should be separated from business income and expenditure। बिल्कुल सर, सेम काम है। आपका बिजनेस इनकम जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है, उसी तरीके से बिजनेस एक्सपेंडिचर भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। हम लोग को पर्सनल इनकम या पर्सनल एक्सपेंडिचर को नहीं डालना होगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसी तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका नहीं आएगा। मतलब इसके भी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच भी आपको डिस्टिंक्शन जानना है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए आपने अपनी फैक्ट्री के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपने क्या किया, मशीनरी परचेज किया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वो आपका कहाँ, वो कैपिटलाइज होगा, वो फिक्स एसेट के आइटम में आएगा, एसेट साइड आएगा, वो मैं आपको आगे और बेहतर तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके का हो सकता है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए आपने रिपेयर करा दिया, जैसे मान लीजिए कुछ भी है आपकी आपने अपनी मान लीजिए मशीनरी को रिपेयर करा दिया, ठीक है, और कोई हैवी रिपेयर नहीं करा है, नॉर्मल रिपेयर करा दिया, तो वो आपका पीएल में डेबिट हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इनके भी डिस्टिंक्शन इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका डिस्टिंक्शन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इन लोगों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है इन बोथ द फाइनेंशियल इन द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें उसको ज़रूर डिस्क्लोज करें। अगर आप ज़रूरी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो जो रीडर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो क्या हो सकता है, वो मिसलीड हो सकता है, ठीक है ना सर। जैसे वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा। ओके सर। तो सारी आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना है सर, डिस्क्लोज करना है। चलिए फिर रिकॉर्ड ओनली करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन, सिर्फ करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन को नोट करो। ये भी एक बात है कि वरना सीधी सी बात है, हम लोग करेंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक एक साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो करेंट पीरियड के ट्रांजेक्शन नोट करना, पिछले साल के मत ले आना या इस अगले साल के मत ले जाना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की बात करी है। ओनली ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट, ठीक है। कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट, अकाउंट क्लोज होने से पहले वाले ट्रांजेक्शन को ही तवज्जो देना, आगे वालों को मत देना। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, उसे समझ लो। व्हेन अ सेल ऑफ गुड्स इज टू टेक प्लेस ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय द परचेजर एंड द इंस्पेक्शन हैज नॉट बीन मेड बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, इट वुड बी इनकरेक्ट टू ट्रीट द गुड्स एज सेल इन द अकाउंट ऑफ द ईयर। सीधी सी बात इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला हम लोग गुड्स को सेल तभी मानते हैं जब जो परचेजर है हमारे गुड्स का, जब हमारे गुड्स का जो परचेजर उसको इंस्पेक्ट कर ले। अब लेट्स सपोज उसने परचेज तो कर लिया था, लेकिन वो 31 मार्च 2021 तक, लेट्स सपोज 31 मार्च 2021 तक वो उसको इंस्पेक्ट करने में नाकामयाब रहा, वो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाया, तो अगर वो उसको नेक्स्ट ईयर इंस्पेक्ट करता है तो उसको नेक्स्ट ईयर की सेल ट्रीट करना, क्योंकि जो फुल ट्रांजेक्शन है, फुल ट्रांजेक्शन तो तभी माना जाएगा जब वो इंस्पेक्ट करेगा, और वो कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च के बाद, तो उसको नेक्स्ट ईयर की सेल ट्रीट करेंगे 2021-22 की, ठीक है। 21 क्योंकि 2021 में तो उसको कंप्लीट कर पाया नहीं, ठीक है ना सर। चलिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ द टू स्टेटमेंट, इन्होंने अब बताया है कि दो स्टेटमेंट के बीच किस तरीके की रिलेशनशिप होती है। इन्होंने इसके बीच एक एग्जांपल दिया, हम लोग उस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखते हैं। सैलरी पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड इज एडेड टू द सैलरी। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे लेट्स सपोज इन्होंने हम लोग को बोला कि 25,000 रुपये 25,000 हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो तो उन्होंने पीएल में डेबिट कर दिया। इन्होंने बोला कि इन्होंने ये जो 25,000 उठाया होगा, 25,000 उठाया होगा, वो आपका वो आपका कहाँ से उठाया होगा, कैश बुक से उठाया होगा। फिर ये जो 1,500 है, ये जो उन्होंने नहीं पे करा है, क्या ये करेंट ईयर एक्सपेंस है? आंसर इज यस, वो तो करेंट ईयर एक्सपेंस सही है, भले हम लोग ने इस साल ना दिया हो, लेकिन क्या है, करेंट ईयर एक्सपेंस है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि करेंट ईयर की अकाउंटिंग हम लोग को करनी है। करेंट ईयर के एक्सपेंसेस डालें, करेंट ईयर के इनकम डालें, तो सारे खर्चे डालें, भले ही आपने पे करे हों ना करे हों, लेकिन करेंट ईयर के सारे एक्सपेंस आएंगे, करेंट ईयर की सारी इनकम आएंगे, इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करा गया है। ओके चलिए, तो यहाँ आपने 25,000 में आपने 1,500 ऐड किया, 26,500 आ गया। फिर आ गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों आएंगी? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी थी, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे इतने 1,500 रुपये आपने पे नहीं करे थे, तो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा, और वो आपको इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये आपको बता रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन किस तरीके से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करता है। देखिए आपके उधर भी आया, उधर मतलब कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आया, और आपके बैलेंस शीट में भी आया, यानी कि आपके इनकम स्टेटमेंट में भी आया, और आपके पोजीशन स्टेटमेंट में भी आया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जैसे मान लीजिए मशीनरी परचेज करी है, ठीक है सर, करी होगी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 5 लाख रुपए की पहले मशीनरी परचेज करी थी, और इन्होंने बोला कि सीधी सी बात है, मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगता है, तो मशीनरी पर अगर डेप्रीसिएशन लगता है तो वो डेप्रीसिएशन जाएगा कहाँ, वो डेप्रीसिएशन जाएगा आपका पीएनएल में। वो डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो उन्होंने क्या करा है, पीएनएल में डेबिट करा है, देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा है। और बैलेंस शीट में से आपका फिक्स एसेट का जो ग्रॉस वैल्यू था, 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, आंसर इज यस, बिल्कुल माइनस करेंगे। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस होगा, आई एम सॉरी, 5 लाख में से 50,000 माइनस होगा, तो वो 4.5 लाख क्या आएगा, उसका नेट वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से बोलने की किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन आपके आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से उसको मतलब चेंज करता है।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मैचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, दिस इलस्ट्रेशन शो द टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर थोरली इंटर रिलेटेड एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट आर मोस्टली ओनली द रिमाइंडर ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर अ suitable amount has been charged for preparing the two statement properly. It is of the greatest importance that amount to be charged to the profit and loss account should be properly determined, as otherwise the board statement show an incorrect position. This principle that governs the principle that governs this is called a matching principle, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपको प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को मैनेज करना है, ठीक है। टू आपको प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को मैनेज करना है, और अगर आपने प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को मैनेज नहीं किया इनकम स्टेटमेंट में या आपने बैलेंस शीट में पोजीशन स्टेटमेंट में, तो आपका जो आपका टोटल पोजीशन है, जो आपका इनकम पोजीशन है या आपका इनकम स्टेटमेंट है और आपका पोजीशन स्टेटमेंट वो गड़बड़ होगा, वो मैच नहीं करेगा। तो अगर मैच नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैच करके चलना है। इस जो मैच करना है जिसको, तो उसको हम लोग इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, इस मैच करने के तरीके को क्या बोलेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल बोलेंगे। यहाँ पर कुछ इन्होंने एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। सबसे पहले मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिटेल में बात करी। दिस प्रिंसिपल डिमांड दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी प्रॉपर्ली मैच, ठीक है। एक्सपेंसेस जो आपने इनकर करे हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली मैच करो, पहला काम तो ये करो। इसका मतलब क्या होता है, इफ अ सर्टेन रेवेन्यू एंड इनकम इज एंटर्ड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट वेदर और नॉट पेमेंट हैज बीन एक्चुअली मेड शुड बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ इनकम अर्न करी है, इफ़ अ सर्टेन रेवेन्यू इनकम इज इंटर, कि आपने कुछ इनकम अर्न करी तो आपने उसको ट्रेडिंग या पीएल में दिखाया होगा, और एक्सपेंसेस जो उससे रिलेटेड हैं, भले ही आपने उसको करा हो या ना करा हो, तो वो भी डेबिट होंगे, वो भी डेबिट होंगे। सीधी सी बात है, आपने कोई इनकम करी, उस इनकम को करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेंस करे, तो अगर आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंस करें उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड, तो आप उसको पीएनएल में डेबिट करेंगे या ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे, जिस भी नेचर का आपका इनकम या एक्सपेंस है, ठीक है सर। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला, दिस इज वाई एट द एंड ऑफ द ईयर एन एंट्री इज पास्ड टू ब्रिंग into account the outstanding expenses. This is also reason why the opening inventory of goods is debited to the trading in the relevant sale is credited in the same account. सीधी सी बात है सर, आप अब ओपनिंग इन्वेंट्री को डेबिट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप पिछले साल का आइटम इस साल लेके आ रहे हो, उसकी कॉस्ट लगी हुई है, उसको हम लोग ने पिछले साल क्रेडिट किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा करके। और फिजूल का इनकम मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ा दो क्लोजिंग इन्वेंट्री के चलते, इस साल आपने डेबिट कर दिया, उसके इफेक्ट को ख़त्म किया। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल की चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जा रही हैं। मैचिंग प्रिंसिपल की ये दो चीज़ें आप उसको देख लीजिएगा। एक्सेप्शन पर मैं ज़रूर एक बार बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर उन्होंने, देयर अपीयर्स टू बी वन एक्सेप्शन टू द रूल दैट ओनली सच कॉस्ट एज अ yielded और इज एक्सपेक्टेड टू yield रेवेन्यू शुड ओनली बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी सी बात है, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, एक एक्सेप्शन उन्होंने बोला, एक्सेप्शन टू द रूल दैट ओनली सच कॉस्ट एज ए yielded और इज एक्सपेक्टेड टू yield रेवेन्यू शुड ओनली बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक एक्सेप्शन हो सकता है इस रूल से रिलेटेड कि वही कॉस्ट जो है आपकी यील्ड करेगी, एक्सपेक्टेड टू यील्ड रेवेन्यू शुड ओनली बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल, इफ अ फायर इज अकर्ड एंड इट डैमेज द फर्म्स प्रॉपर्टी द लॉस मस्ट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट इट इज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, बहुत अच्छी चीज़ बात की है। जैसे मान लीजिए मैचिंग प्रिंसिपल को इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर कुछ फायर अकर हुई है, ठीक है, मान लीजिए फायर अकर हुई है और उसने डैमेज करा है फर्म की प्रॉपर्टी को, तो लॉस को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। उतने हद तक डेबिट करना जितना ये इंश्योरेंस से कवर अप नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 4 लाख का माल जल गया, ठीक है, और आपने 2.5 लाख का इंश्योरेंस लिया था, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए का रियल लॉस है, 2.5 लाख रुपए तो आपको इंश्योरेंस से मिल जाएगा, बाकी का 1,50,000 आपको इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा, तो वो आपको पीएनएल में क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, एक तरीके का ये एक्सेप्शन है। बाकी मैचिंग प्रिंसिपल इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट, जो मेन पार्ट है, मेन चीज़ है, उसको हम लोग ज़रा आगे सीखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसको देख लेते हैं ज़रा। एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर पहली ही लाइन लिखी गई है, इसकी साल के अंत में बनाया जाता है, ये तो पता होगा बहुत सारे बच्चों को। एज सीन अबव इट इज़ नेसेसरी, सॉरी, हाँ, एज सीन अबव, यस, चलिए, हाँ, एज ए सीन अबव, कि इसको साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है। एज ए सीन अबव, इट इज़ नेसेसरी टू एजरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फॉर दिस पर्पज इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानना ज़रूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस के बीच और सीओजीएस के बीच। एसपी एंड सीओजीएस के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। याद करिए एग्जाम्पल, वही एक ज़मीन पे बैठ के रेडी वाला बंदा और एक पूरा फैक्ट्री
मतलब पूरा एक प्रॉपर बिजनेस हाउस जिनका चल रहा है, ठीक है। तो अगर रेडी लगा के बेच रहे हो तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट ही काफ़ी है, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉय नहीं है काम करने के लिए, तो वो खुद ही बैठा है ज़मीन पे लगा रहा है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी, उसका इलेक्ट्रिसिटी रेंट भी नहीं आ रहा, उसका कुछ जगह का रेंट भी नहीं आ रहा, स्पेस रेंट भी कुछ नहीं है। तो सिंपल, वो 40 का माल खरीदता है, 50 का बेचता है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है, क्योंकि उसका बस वो माल खरीदने का ही एक्सपेंस है और कोई एक्सपेंस ही नहीं है बिजनेस चलाने से रिलेटेड, समझ गए आप, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यही होता है कि जितने का माल खरीदो, सिंपल सा लैंग्वेज है, जितने का खरीदा और जितने में बेचा उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, वही ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग को दिखाना है। तो सर ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब क्या आता है, जरा आप इसको क्लियर करेंगे? बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है आप लोग के सामने, जो आपके सामने है, उसको जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक में इन्होंने परचेजेज ऐड किया, इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए हैं और इन्होंने फिर COGS को लेस किया है और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। देखिए सुनिए 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 सुनिए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि आपका पिछले साल आप इसको कैरी ओवर करके लाए हो, ठीक है। फिर आपने परचेजेज इन आपने ऐड किया, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके अपनी फैक्ट्री तक या अपने बिजनेस हाउस तक लाने के लिए आपने वो खर्चे करे हैं, ठीक है। आपने वो खर्चे करे हैं अपने बिजनेस हाउस या अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए, अपनी फैक्ट्री तक उस गुड्स को लाने के लिए, ठीक है सर। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपने परचेजेज ऐड किया, उसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, यानी कि आपके पास इतना, आपके पास इन तीनों को जोड़ लें तो आपके पास इतने कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल है, इतने कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल है आपके पास बेचने के लिए। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो आया 3 लाख, लेट्स सपोज वो कितना आया, 3 लाख। अब COGS अगर आप लेस करोगे, अगर आप COGS लेस करोगे, लेस सपोज आपने 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख का आपने माल बेच दिया, तो 3 लाख का आपके पास टोटल अवेलेबल था। मतलब जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जोड़ के आया 3 लाख, आपने 2.5 लाख का माल बेच दिया, तो आपने 2.5 लाख की कॉस्ट का माल बेचा, आपके पास 3 लाख का अवेलेबल था, तो आपके पास जो बचा हुआ होगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ना, वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ना सर। फॉर्मूला रटने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इतना आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए। अब आप जितना बेच पाए, इससे ज़्यादा तो आप बेच नहीं सकते हो, इतने जिससे ज़्यादा की कॉस्ट का तो आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा की कॉस्ट का आप बेच नहीं सकते हो, तो आपने जितने की कॉस्ट का बेच डाला आपने, तो जितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी में से आपने जितने की कॉस्ट का बेचा, तो जो बच गया वो आपका क्लोथिंग स्टॉक होगा, ठीक है सर। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं ज़रा। जैसे इन्होंने हम लोग को एक एग्जांपल भी दी है, मैंने कुछ और एग्जांपल ली थी। जैसे इन्होंने बोला था कि आपने परचेजेस जो करे हैं, परचेज रिटर्न डिडक्ट करने के बाद वो 1 लाख का करा है और 15,000 एंड दैट 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्होंने बोला कि ओपनिंग स्टॉक है, मतलब 15,000 है ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा वर्डिंग्स पे ध्यान दे। 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, पिछले साल के अंत में आपने 15,000 का नहीं बेचा था, तो 15,000 है आपका ओपनिंग स्टॉक और डेट, और आपका कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर परचेजेस आपने कितना करा है, इफ इन द नेक्स्ट ईयर परचेजेस आर 1 लाख, द नेट परचेजेस टोटल, हाँ ये देखिए, हाँ सपोज इन द फर्स्ट ईयर नेट परचेजेस टोटल ₹1 लाख एंड दैट 15,000 worth of goods were not sold at the end of the year. The cost of goods sold will be 85,000. If in the next year purchases are 1,50,000, देखिए परचेजेज अगर नेक्स्ट ईयर कितनी है 1,50,000, तो आपकी परचेजेज है इस साल कितनी 150, और आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 15,000, ओपनिंग स्टॉक है आपका 15,000, तो ये आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास इतना अवेलेबल है 165 का अवेलेबल है। आपकी करेंट ईयर परचेजेज है 150 और आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 15,000, तो 15,000 और 150 दैट मीन्स यू हैव एन टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ 1,65,000 टू सेल, ठीक है, टू सेल इन द मार्केट। और आपने बेचा कितने का है सर, आपने 145 का बेचा है। आपने बेचा कितने का है सर, आपने बेचा है 145 का, तो 165 में से अगर आपने 145 का बेच दिया, तो सर आपका जो बचा है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है ना सर, वो क्लोजिंग स्टॉक है सर आपका 20,000 का क्या आ गया सर, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लियर किया है। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्या क्लियर किया है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या क्या आया है, तो डेबिट साइड में क्या है, ओपनिंग स्टॉक आया है, परचेजेज आया है,
और आपका परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने खरीदा अब हम लोगों ने उसको वापस कर दिया, तो जो वापस किया वो परचेज रिटर्न ही तो वापस करेंगे, ठीक है। जो आएगा हम लोग के पास वापस सेल रिटर्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो परचेज में से जो माइनस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया, तो वो क्या आएगा, नेट परचेजेस आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं इसको ज़रूर आप याद करेंगे, पूरी लिस्ट को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली, पूरी नहीं मतलब आपको खर्चे एटलीस्ट आपके मेमोरी में होने चाहिए कि कौन कौन से खर्चे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है फ्रेट एंड कार्टेज है, कस्टम्स एंड इंश्योरेंस है, वेजेस है, गैस वाटर फ्यूल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, सारी रॉयल्टी मत, रॉयल्टी ऑन सेल मत डाल देना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन की बात करी गई है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ज़रूर आएंगे, गैस वाटर एंड फ्यूल आएगा, क्योंकि गैस वाटर फ्यूल जैसे मान लीजिए आपके किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। वेजेस जो आप अपने वर्कर्स को देते हो, सैलरी मत ले आना, वेजेस लाना, सैलरी आपकी पीएल में जाएगी। सैलरी वाले कौन होते हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वेजेस वाले कौन होते हैं, जो बेचारे फैक्ट्री में जो मजदूर लगे होते हैं, जो लेबर लगे होते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। कस्टम्स एंड इंश्योरेंस तो उन्होंने बताया, जो हम लोगों ने वो डायरेक्ट एक्सपेंस है इस तरीके का कि कस्टम्स जो उन्होंने कस्टम ड्यूटी दी है, कस्टम पोर्ट से माल को, गुड्स को यहाँ से अपने वेयर हाउस तक लाने के लिए, तो वो भी आपके गुड्स को अपने वेयर हाउस से लाने के लिए जो हम लोगों ने खर्चा करा है, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। फ्रेट एंड कार्टेज सेम थिंग, ठीक है। जो भी आपका फ्रेट आपका लगा है और कार्टेज लगा है, ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। बाकी क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, सेल्स आएगा, उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक आप लाएंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस में से एक चीज़ होगी, ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें नहीं होंगी, एक चीज़ होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो सीधी सी बात है ग्रॉस लॉस आने वाला है। या अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, ध्यान से सुनना, अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो आपका लॉस है, ग्रॉस लॉस आएगा, वो क्रेडिट साइड दिखा देना। या क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, तो आपका फ़ायदा है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो आपका डेबिट साइड दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ में आया हो तो थम्स अप टू द वीडियो, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ज़रा आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला है, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है ज़रा देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इन परचेज रिटर्न ऑन डेबिट साइड बता चुका हूँ। सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड बता चुका हूँ। देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंस देन दे शुड ऑल्सो भी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको भी डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। ध्यान से सुनना, सारे खर्चे मत डाल देना, डायरेक्ट एक्सपेंस को ही डालना, डायरेक्ट एक्सपेंस को ही डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में डालना, सारे मत डालना, ठीक है। चलो, फिर द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर। अगर बैलेंस जो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो डिफरेंस को कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में से ग्रॉस प्रॉफिट बता चुका हूँ, है ना। हम लोग ने ऊपर चर्चा किया था, ग्रॉस लॉस के केस में क्या होगा, आपको क्रेडिट साइड डालना है। सारी चीज़ें हम लोग के ऊपर डिस्कस करी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट के और क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, उस पर इन्होंने चर्चा करी है। क्या है भाई, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल सीधी सी बात है, हम लोग सब सर करके आए, सारी चीज़ करके आए ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या क्या था याद करो। सबसे पहले आपका था टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद था परचेजेस, उसमें से हम लोग ने लेस करा था मतलब रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हम लोग ने लेस किया था। फिर हम लोगों ने आपके वेजेस डाले थे, फिर फ्रेट एंड कार्टेज डाला था, ठीक है। ये सारे खर्चे हम लोग लिख के आए, और भी जितने तरीके के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, गैस वाले एक्सपेंसेस थे, ठीक है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन था, फ्रेट एंड कार्टेज था, तो सारे खर्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ही थे। तो ये बस जो जो हम लोग ऊपर लेजर में करके आए हैं, वो उन्होंने यहाँ पर हम लोग को एंट्री की फॉर्म में दे दिया। नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट सर, नथिंग डिफरेंट, कुछ भी बहुत अलग इन्होंने नहीं किया है, बस इन्होंने एंट्री में करके हम लोग को दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो आप देख लीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड परचेज रिटर्न से रिलेटेड इन्होंने क्या एंट्री पास करी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है सर। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कैरेज ऑफ फ्रेट इनवर्ड ध्यान रखना, फ्रेट इनवर्ड आपका हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फ्रेट आउटवर्ड हमेशा पीएनएल अकाउंट में आएगा, ये याद रखना। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमेशा पीएनएल ट्रेडिंग में आएगा, और फ्रेट आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये याद रखना, याद रखना, याद रखना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, ये यहाँ आ गया। फिर आपका वेजेस, सीधी सी बात है, जो हम लोग ने लेबरर्स को देना है सर, वो आपका कहाँ आना है सर, ट्रेडिंग में आना है, और कहीं नहीं आना। सेल आपका कहाँ आएगा, सेल आपका कहाँ आएगा, सेल आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट से। ये भी ऊपर कर चुके हैं, ये भी हम लोग ने देखा अभी, जो हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग ने बना के आपको दिखाया था, उसमें आपका सेल जो था वो आपका क्रेडिट साइड था ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इस वैल्यूएशन, हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री भी मैं ऊपर करा चुका हूँ। एंट्री से मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, पर जो उन्होंने वैल्यूएशन की बात करी है उससे मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ, वो मैं जरूर देखना चाहूँगा। देखते हैं क्या है।
Clothing inventory and its valuation. Usually there is no account to show the value of goods lying in the godown at the end of the year. However, to correctly ascertain the gross profit, the clothing inventory must be properly taken and valued. सही बात है कि भाई इसको प्रॉपर्ली वैल्यू करना पड़ेगा. अगर उसका अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे, और अगर इम्पैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे तो उसका इम्पैक्ट आएगा नेट प्रॉफिट पे भी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हिल गया तो नेट प्रॉफिट भी हिलेगा. पक्का बात है भाई. ठीक है चलो. ऐसे एंट्री इन्होंने क्या करा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सही है बात. चलिए फिर यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, बिल्कुल बेहतरीन. क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं. हाँ देखो, यहाँ उन्होंने बोला है कि भाई हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपीयर्स इन अ ट्रायल बैलेंस. अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, कान के पट खोल लेना, ये खोल लेना. जिसने मेरी तरह कैप पहनी है वो उतार देना और ध्यान से मेरी बात को सुनना. ठीक है चलो सुनो. मैं कैप लगा रहूँगा. हाँ चलो ठीक है. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री का ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रही है, अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रही है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में मत एंटर करना, उसको फिर ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर मत करना. इट इज़ शोन ओनली इन द बैलेंस शीट. ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले से ही COGS में एडजस्ट हो चुकी होगी, इसलिए हम लोग उसको क्लोजिंग स्टॉक में अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं. सर COGS का क्या फॉर्मूला होता है, वो तो आपने हम लोग को बताया नहीं. तो देखो, COGS का आपको फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सर नहीं समझ में आया, आप रटवा रहे हो. सुनो मेरी बात ध्यान से. ओपनिंग स्टॉक, लेट्स सपोज ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, परचेजेस आपके पास 3 लाख के, तो 3 लाख और 1 लाख मान लो ओपनिंग स्टॉक. 3 लाख और 1 लाख कितना होता है? 4 लाख. 4 लाख का माल अवेलेबल है बेचने के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 1 लाख. यानी कि 4 लाख अवेलेबल था, अब बचा है 1 लाख, तो 3 लाख गया कहाँ? बिक गया. बेचते बिक गया. ठीक है, तो 3 लाख का माल कहाँ गया? बिक गया. तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो, फॉर्मूला को जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो इस फॉर्मूले में एडजस्टेड है. फॉर्मूला नाम का है, कॉन्सेप्ट ही है. इस चीज़ में, इस स्टेटमेंट में एडजस्टेड है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं दिखाने वाले बॉस, नहीं दिखाने वाले. ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में मत दिखाना. ठीक है चलो, बहुत बढ़िया. आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पर. वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है भाई? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. क्या है सर प्रिंसिपल? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. NRV क्या है सर? नेट रिलायबल वैल्यू. ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर आप लोग का ये प्रिंसिपल है. ठीक है चलिए. ठीक है चलिए फ्रेंड्स, तो एक काम करते हैं हम लोग आज अपने इस लेक्चर को, ये इन्होंने यहाँ पर सारी एंट्रीज पहले पास करी हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा. हाँ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. अच्छा ठीक है, देखिए सुनिए. जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ आप ट्रांसफ़र करोगे? उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे. ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होगा सर? कि ट्रेडिंग, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया, अब उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा, अगर प्रॉफिट आया तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है, तो उस क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ होगा? क्रेडिट होगा. देख सकते हो यहाँ पर एंट्री मैंने करा. सॉरी, ये देखो, ये देखो, है ना, ऊपर वाला. द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंट्री. रुको मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो, है ना, ये देखो, ये देखो, ये है ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री. ठीक है, और ग्रॉस लॉस की एंट्री क्या है? जस्ट उल्टी पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है चलो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर ही रोकते हैं. ठीक है, आप लोग जो मेरा ये थोड़ा सा जो मैंने आपको जितना पढ़ाया है उस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा. ठीक है, जिसको जो डाउट हो मेरे से पूछो और अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जिसको हेल्पफुल लगा ज़रूर बताओ. ठीक है, और प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, मौज में रहें. ठीक है, और कोरोना का टाइम है, बाहर ना निकलें, अच्छे से पढ़ाई करें. ठीक है, ज़रूरी समय पर ही बाहर निकले. ठीक है, और चलिए, थैंक यू.